हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुमार सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है होम ट्यूशन सेंटर यानी HTC पर। दोस्तों, इससे पहले हमने लेसन 2, लेसन 1, लेसन 3 के सारे प्रैक्टिस सेट को हमने अच्छे से सॉल्व करवाया है और आपका प्यार हमें मिल रहा है आपके सब्सक्राइबिंग के थ्रू, आपके व्यूअर्स के थ्रू। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने नए लेसन नंबर 4 जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग मैथ्स 1 अलजेब्रा का स्टैंडर्ड 10 का मैं एक नया लेक्चर वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। और आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। किसी भी देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। वो पैसा कहां से आता है? जो आपने सुना होगा कि आज प्रधानमंत्री ने इस जगह पे इतने 100 करोड़ रुपए का क्या बोलते हैं परियोजना लेके आए। आज वहां पे रेल परियोजना शुरू कर दिया, सड़क परियोजना शुरू कर दिया, 2000 करोड़ वहां पे दे दिए, 4000 करोड़ इस देश को दे दिया। तो ये 2000 करोड़, 4000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ आया तो आया कहां से? ये सबसे बड़ी बात है। ये पैसे आते कहां से हैं? ये जो पैसे आए तो आए कहां से? ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये पैसे आते कहां से? ये पैसे आते टैक्स पेयर से। हम क्या करते हैं जब हम इनकम करते हैं, जब हम कमाते हैं, चाहे हम कोई सामान खरीदते, चाहे कुछ भी करते हो, किसी भी प्रकार का वर्क अगर हम घर में करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, जो हमारे पैसों के लेन देन से हो, तो हर चीज के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। पहले के समय में, पुराने समय में, राजा महाराजा के समय से हमारे यहाँ पे टैक्स चालू हुए। जब ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, तो उसमें लगान कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? लगान। अगर आप अपने खेत में खेती करनी है तो आपको लगान देनी पड़ेगी, 2 गुना लगान देना पड़ेगा। याद है? लगान फिल्म का ये फेमस डायलॉग था। तो ये जो है कई प्रकार, जो लगान जो होता था उसको टैक्स ही कहा जाता था। आज भी हम टैक्स पे करते हैं। अगर कोई इनकम करता है तो इनकम टैक्स देता है। अगर कोई क्या करता है कि अगर सेल करता है किसी सामान को तो उसे सेल टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई किसी सामान को खरीदता है तो उसको परचेस टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार से कई प्रकार के टैक्स को हम लोग दिया जाता था। लेकिन 2017 में 1 जुलाई 2017 क्या हुआ कि एक हमारे देश में एक नया सिस्टम चालू किया गया कि अगर देश एक है, मार्केट एक है, तो टैक्स भी सभी को एक ही देना पड़ेगा। क्या था वो? कहना यह था कि 1 नेशन 1 टैक्स फॉर 1 मार्केट। एक नेशन है, एक राष्ट्र के लिए एक ही मार्केट होता है और उसके लिए टैक्स भी एक ही देना पड़ेगा। पहले के समय में हमारे अलग अलग टैक्स होते थे। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट, लग्जरी टैक्स, जीएसटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ईडीसी, इस प्रकार से कई प्रकार के और टैक्सेस हुआ करते थे। लेकिन इन सभी को मिला के भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने एक टैक्स बनाया कि अगर आपको भारत में अगर व्यापार करना है, भारत में किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना है, तो जो टैक्स आप दिल्ली में दे रहे हैं उसी टैक्स को आपको महाराष्ट्र में भी देना होगा और वही टैक्स सिर्फ आपको कोलकाता में भी पे करना पड़ेगा। सेम टैक्स आपको जम्मू कश्मीर में पे करना पड़ेगा। इसके अलावा ना कहीं ज्यादा देने की जरूरत है और ना कहीं कम देने की जरूरत है। तो कुल मिला के ये कहें कि जीएसटी एंड सर्विस टैक्सेस ये होता है टैक्सेस दैट existed before where excise duty, custom duty, entertainment tax, VAT यानी value added tax, central sales tax, service tax, octroi, etc. उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? जीएसटी कहते हैं। जीएसटी वो टैक्स है। सारे टैक्स पहले क्या था कि हमको वैट अलग देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी अलग देना पड़ता था, सर्विस टैक्स अलग देना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी अलग देना पड़ता था। तो पता चलता था कि जितना का सामान नहीं है उससे कई गुना ज्यादा हम सिर्फ टैक्स ही पे कर रहे हैं। लेकिन इससे तकलीफ किसको होती थी? इससे तकलीफ होती थी हम कस्टमर्स को तकलीफ होती थी। जो हम खरीद रहे हैं, जो परचेजर है, कस्टमर का नाम ही होता है कस्टमर, बाकी देखने वाला कोई नहीं है। पुरानी सरकारों ने क्या किया था कि ये तरह तरह के अलग अलग टैक्स हमें देना पड़ता था। हमें बताता था कि हम तो कहां ले रहे हैं, हम तो मतलब वैल्यू एडेड टैक्स ले रहे हैं ना, मतलब ज्यादा हम लोग वीआईटी तो ले रहे हैं, कितना 5% वैट ले रहे हैं, 10% कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, 20% सर्विस टैक्स ले लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले रहे हैं, 18% सिर्फ हम एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। उसके बाद लग्जरी टैक्स, अगर कोई लग्जरीज आइटम है तो ज्यादा नहीं, मात्र 25% तो लग्जरीज टैक्स ले रहे हैं। अगर इन सारे टैक्स को जोड़ दीजिएगा तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता था फिर 200% हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो 100 रुपए का सामान हमें 300 रुपए में खरीदना पड़ता था। ये होता था। लेकिन इन सारी चीजों को, इन सारी टैक्स को मिला के एक टैक्स में बना दिया। किसका? जीएसटी। और इतना ही नहीं, ये टैक्स पहले क्या होता था? सेंट्रल लगा रहा है और इसी में कुछ टैक्स और है। बोलता है कि ये वैट हो गया जो सेंट्रल वैट हो गया, ये वैट जो हो गया स्टेट वैट हो गया। मतलब अगर हम दिल्ली में सामान खरीद रहे हैं तो जो भारत सरकार है उसको अलग टैक्स देना होगा और अगर दिल्ली सरकार है उसको अलग टैक्स देना पड़ेगा।
दो सरकारों को दो प्रकार का टैक्स पहले दिया जाता था, लेकिन इन सारे टैक्सेस को मिला के एक टैक्स में ले आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारे टैक्स होता है भाई, ये सारे इतना सारा देने की जरूरत नहीं है। एक टैक्स स्लैब होगा जीएसटी। अगर कोई 20 रुपए का कलम खरीद रहा है, उसको 5% जीएसटी लग रही है, तो उसमें 5% जीएसटी ही लगेगा। मुंबई में भी लगेगा उतना ही, दिल्ली में भी लगेगा उतना ही, चेन्नई में भी लगेगा उतना ही, कोलकाता में भी लगेगा उतना ही लगेगा। कोई एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये थी हमारी जीएसटी। क्या था जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये थी हमारी जीएसटी। क्या है जीएसटी? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हमें अलग अलग तरीके में हर सामान पे, हर कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं या किसी प्रकार का सर्विस लेते हैं, कोई भी सामान हो, गुड्स मतलब कोई भी सामान आप कुछ भी ले सकते हैं। पिन से लेके आप एरोप्लेन तक खरीदिए, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स जो निर्धारित किया गया भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसी टैक्स स्लैब में आपको टैक्स पे करने की जरूरत है। और सर्विस टैक्स मतलब किसी प्रकार का सर्विस आप लेते हो, जैसे हॉस्पिटल का सर्विस लेते हो आप, क्या बोलते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस का सर्विस लेते हो, रेलवे सर्विसेज लेते हो, चाहे आप और भी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एडीसी, ये सारे, यहाँ पे रोड का जो आप हम लोग चलते हैं ना, तो देखते हैं ना रोड पे हम लोग चलते हैं, रोड कौन बनाता है? हमारे और आपके बस की बात तो है नहीं, वो तो गवर्नमेंट बनाती है, समय समय पर रिपेयर भी करवाती है, तो उसका भी हमें टैक्स देना पड़ता है। रोड टैक्स हमें देना पड़ता है आरटीआई के थ्रू। जो कोई अगर बस वगैरह चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, उन सभी लोग को ये टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस हम पे करने के बाद ही, ये सारे टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, और ये टैक्स कहाँ जाते हैं? वापस सरकार के पास जाते हैं, और सरकार उसे क्या करती है? योजनाओं के टर्म में तरह तरह की योजनाएं बना के वापस हमारे ऊपर ये सारे पैसों को खर्च करती है। और इस प्रकार से हमारा ये था जीएसटी, जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हमने स्टडी किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा होता है एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला हो गया सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी जिसको बोलते हैं, दूसरा हो गया स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी उसको बोला जाता है। आइए आगे डिटेल्स में बताते हैं कि जीएसटी का दो प्रकार कौन कौन है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखिए जीएसटी जो है दो प्रकार का होता है। जीएसटी आर मेनली टू टाइप्स। कौन कौन है? एक सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गुड्स एंड एस फॉर सर्विस एंड डी फॉर टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी, इस प्रकार से दो प्रकार का जीएसटी होता है। अगर किसी सामान है, मान लिया कि मुझे ये डस्टर खरीदना है, क्या है? ये डस्टर खरीदना है। इस डस्टर पे हमारा कॉस्ट बोला कि 100 रुपीज। कितना हमने लिया? इसमें 100 रुपीज के कॉस्ट में ये हमें दे रहा है, यानी सीपी इसका कितना दिया हुआ? 100 रुपीज दिया हुआ। ये 100 रुपीज पे हमको ये बेचने वाला है, मैं इसे खरीदने वाला हूं, लेकिन बोलता है कि इसमें आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 18% क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। तो टोटल जीएसटी कितना हो गया? 18% हो गया। तो जीएसटी 18% हो गया, लेकिन यहाँ बोलता है कि जीएसटी जो है अकेले किसको जाएगा? अकेले तो किसी को नहीं मिलने वाला, ये दो लोगों को मिलेगा। इसमें से आधा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को अलग अलग क्यों दे? भाई एक देश है तो एक ही टैक्स होना चाहिए, यहाँ दो गवर्नमेंट कहां से आएगी? अगर आप पूरे नेशन की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो भारत एक है, लेकिन भारत को अलग अलग 27 स्टेट्स में डिवाइड किया गया। कितने? 27 स्टेट्स में। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया आपका, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन फिर भी वहां पर हमें विकास की तो जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। ये छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया, जिससे स्टेट कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरला, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, इन सारे स्टेट्स में, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, इन सारे स्टेट्स में अपने सरकार को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। जैसे सरकार को, अब बोलेगा सरकार को चलाने के लिए पैसे की क्या जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत इस प्रकार से पड़ती है कि सरकार अपने कर्मचारी को रखते हैं, उनको वेतन देना पड़ेगा, तनख्वाह देना पड़ेगा। सरकार अपने अगर सरकार में आई है, आपसे चुनाव में जीत के आई है, तो उसको कुछ ना कुछ आपसे वादा करके आया कि मैं अगर जीतूंगा तो मैं आपको इतने रुपए का शौचालय बना दूंगा, या फिर इतने रुपए का ये भवन बनवा दूंगा, ये सड़क मरम्मत करवा दूंगा, या फिर बस की सुविधा फ्री कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दूंगा। इन सारी सुविधाओं को, ये सारी सेवाओं को हमें प्रोवाइड करवाने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है।
और वो पैसे वो कहां से लाएंगे? वो पैसे हमसे टैक्स के थ्रू, जो हमने सामान खरीदा या फिर जो हमने सर्विसेज लिए, इन सारे सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स उन्होंने लगाया, टैक्स लगाया, तो उस टैक्स से पैसे उनके पास जाते हैं। बाद में वही पैसे जो है हमारे योजनाओं के रूप में या फिर तरह तरह सेवाओं के रूप में हमें वापस मिलती है। तो इसी प्रकार से जब जीएसटी आया तो जीएसटी में बवाल ये हुआ कि भाई इस प्रकार से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे पैसे चले जाएंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो फंड नहीं आएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के विकास के लिए कैसे काम करेगी, डेवलपमेंट के लिए काम कैसे करेगी? तब इसका उपाय निकाला गया कि टैक्स तो उतना ही लगने वाला है, टैक्स तो उतना ही लगने वाला है। अगर ये 18% जीएसटी ले रहा है, ये क्या ले रहा है? जीएसटी अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना ले रहा है, यहाँ ले रहा है जीएसटी कितना लिया? 18%। जीएसटी इज 18%, लेकिन इस 18% जब जीएसटी लगा तो इसको दो भागों में बांट दिया। पहला भाग बन गया सीजीएसटी। क्या बन गया? सीजीएसटी। अब 18 को इक्वली बोलता है जितना मैं लूंगा उतना ही तुमको भी दूंगा। अगर 18% जीएसटी लगा तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% मिलेगा, और उसी प्रकार से एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी 9% का मिलेगा। यानी जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रहा है उतना ही पैसा किसके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और इस प्रकार से दोनों के पास में जब पैसा जा रहा है तो दोनों को क्या मिला? यहाँ पर इसको भी फंड मिल गया, इसे भी फंड मिल गया, और दोनों क्या करेंगे? इस पैसे को क्या करेंगे? बाद में लोगों की जन कल्याण के लिए, हमारे हितों के लिए, हमें एक से एक अनेक सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए इन पैसों को वो खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से जीएसटी इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों कुछ भी कीजिए, टैक्स पेयर आप बनिए, आप टैक्स दीजिए, अधिक से अधिक टैक्स दीजिएगा तो वो वापस हमें अपने पास में ही मिलता है। किसी ना किसी सुविधा के रूप में हमें टैक्स मिलता है, इसलिए टैक्स हमें भरनी चाहिए। तो ये थी हमारी जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आएगा सीजीएसटी क्या है? सीजीएसटी वो जीएसटी का वो भाग, जो भाग हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाती है उसे सीजीएसटी कहते हैं, और जीएसटी का वो भाग जो स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाती है उसे स्टेट जीएसटी कहा जाता है, एसजीएसटी कहा जाता है। समझ में आया? जीएसटी क्या है? अभी अगला टॉपिक है जीएसटी-आईएन। अगला टॉपिक क्या है? जीएसटी-आईएन। जीएसटी-आईएन मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो जीएसटी-आईएन क्या होता है कि जब हम जीएसटी पे करते हैं तो अपने को जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। जीएसटी अकाउंट में, जीएसटी पोर्टल में गवर्नमेंट के साथ में अपनी कंपनी को या अपने जो भी बिजनेस अकाउंट है उसको क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड करना पड़ता है, जिसके बाद हमें एक जीएसटी नंबर मिलता है। वो जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 15 डिजिट का वो जीएसटी नंबर होगा। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जो फर्स्ट का जो 2 डिजिट होता है ना, ये हमें 2 डिजिट बताता है कि किस स्टेट में आपने अपने जो बिजनेस है या फिर अपने जो दुकान है या फिर आप किसी प्रकार का जो बिजनेस ओपन करना चाहते हो, बिजनेस या जो फार्म है उसको रजिस्टर्ड किया है जीएसटी के लिए। जिस फर्म टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 20 लाख से अधिक जो टर्नओवर होते हैं वैसे कंपनियों को या वैसे बिजनेस को हम क्या होता है जीएसटी के अंदर में आता है और उसको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तो चलते हैं कि जीएसटी जो होता है कंपलसरी हो जाता है उसके लिए जीएसटी नंबर लेने के लिए। जब जीएसटी नंबर मिल जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। पहले वैट नंबर मिलता था, सर्विस टैक्स नंबर मिलता था, एंटरटेनमेंट टैक्स का नंबर मिलता था। पहले भी ये होते थे, लेकिन पहले जो होते थे और अभी जो होते थे उसमें दोनों में अंतर हो गया। पहले कई प्रकार के टैक्स लगाया जाता था, तो सभी का टैक्स का सेपरेट पोर्टल का अपना अकाउंट नंबर होता था, लेकिन अभी एक ही टैक्स जब देना पड़ रहा है तो एक ही प्रकार का हमको नंबर लेने की जरूरत पड़ती है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोला जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर जब मिलेगा वो कितने डिजिट का होगा? वो जब भी रजिस्टर करेंगे तो 50 डिजिट का होगा। उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग का 2 डिजिट जो होता है वो स्टेट का कोड होता है, जिस स्टेट में जीएसटी आपने रजिस्टर्ड किया गया है। और उसके बाद जो इसके बाद जो 10 डिजिट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 डिजिट का जो होता है वो पैन नंबर होता है, जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। जो टैक्स हम लोग पे करते हैं ना, जो भी टैक्स पेयर होता है, सभी लोग बोलते हैं ना, जब लोग कभी देखते हो ना कहीं भी जाते हो कि आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, वो पैन कार्ड का जो पैन नंबर जो होता है ना, वो पैन कार्ड जो होता है ना उसी को बोला जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर का कार्ड, है ना, द कार्ड ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। इससे आपके गवर्नमेंट के अकाउंट जो टैक्स वाला जो अकाउंट है वहां पे परमानेंट आपका अकाउंट बन गया, वो कभी डिलीट होने वाला नहीं है। इंसान मर जाता है लेकिन वो अकाउंट वहीं पे बना रहता है,
वो भी इंसान मरने के बाद जब कोई डेथ सर्टिफिकेट ये होता है उसको बताया जाता है कि ये इंसान मर गया, तब जाकर उस अकाउंट को डिलीट किया जाता है, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहता है, वो अकाउंट कभी दूसरे को इशू नहीं किया जा सकता। तो ये जो नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको बोलते हैं पैन नंबर, ये 2 डिजिट के बाद अगला जो होता है, और वो किसके नाम से होना चाहिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस के नाम से। अगर मान लीजिए कि मैं बिजनेस चला रहा हूं होम ट्यूशन सेंटर के नाम से, अगर मेरा बिजनेस किसके नाम से चल रहा है, होम ट्यूशन सेंटर के नाम से, तो ये जो पैन नंबर होना चाहिए वो होम ट्यूशन सेंटर के नाम से ही बना होना चाहिए, ना कि कुमार सर के नाम से। जैसे इंसान के नाम से पैन नंबर बनता है, आधार नंबर बनता है, उसी प्रकार से बिजनेस के जो नाम होगा या फिर दुकान का जो नाम होगा, शॉप का जो नाम होगा, उसका भी आधार कार्ड बनता है और उसके नाम का भी पैन कार्ड बनता है, और वो बनेगा तो ही हम जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद का जो डिजिट होगा, ये जो नंबर है जैसे 1, ये जो 1 नंबर है रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो ये बता रहा है कि ये जो पैन कार्ड है ना, ये पैन कार्ड जीएसटी में एक बार यूज हुआ है, एक ही जीएसटी आईडी के लिए आपने यूज किया है, या आपने 2 बार कीजिएगा तो यहाँ 2 रहेगा, 3 बार कीजिएगा 3 रहेगा। जितने रजिस्ट्रेशन, जितने आपका जो फॉर्म में रजिस्टर्ड होगा, जितना फॉर्म, मान लीजिए कि अगर एक ही मैंने ट्यूशन इसमें क्या किया, रजिस्टर किया है, इसमें एक ट्यूशन रजिस्टर्ड है जीएसटी आईडी पे, तो यहाँ 1 रहेगा। इसी में अगर हम 3 फॉर्म को, बहुत से लोग करते हैं ना कि उनके अलग अलग शॉप के ब्रांचेस होते हैं लेकिन जीएसटी नंबर एक ही होता है, तो वहां पर क्या होता है कि बोलता है कि मेरा एक जीएसटी नंबर बना हुआ है, तो उसी में क्या करता है, यहाँ पे डिजिट चेंज करता है। अगर 2 फॉर्म को रजिस्टर किया तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 फॉर्म को रजिस्टर किया तो यहाँ 3, या 4 फॉर्म को रजिस्टर किया तो 4, और मैक्सिमम 9 फॉर्म दैट कैन बी रजिस्टर्ड ऑन अ जीएसटी नंबर। एक जीएसटी नंबर में मैक्सिमम 9 फॉर्म को ही आप रजिस्टर कर सकते हो, ना उससे ज्यादा, ना उससे ज्यादा बिल्कुल कभी भी नहीं कर सकते हो। अगला जो नंबर है, अगला जो डिजिट होता है वो Z। ये जो Z जो नंबर होता है यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय द डिफॉल्ट। ये जो Z होता है बाय डिफॉल्ट रहता है, जितना भी जीएसटी नंबर मिलेगा उसमें ये Z जो डिजिट है ये सभी में रहेगा। ये आपका जब लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन पोर्टल के थ्रू ये ऑटोमेटिक देता है। ये जो लास्ट का जो डिजिट होता है वो कहता है चेक द सम ऑफ डिजिट। ये चेक जब हम लोग लॉगिन करते हैं ना जीएसटी पोर्टल पे, तो वो बताता है कि इसका जीएसटी का वैलिडिटी कितना है, कब तक है, जब इसे लॉगिन किया गया था। ये उसी चीज को बताता है कि जो वैलिडिटी आपकी जीएसटी का, या बोलते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर का, तो ये कब तक है। आइए अब हम लोग आगे चलेंगे टैक्स स्लैब के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, टैक्स स्लैब क्या होता है। तो आइए टैक्स स्लैब के बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं। टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब वो स्लैब होता है जिसके अकॉर्डिंग हम जीएसटी पे करते हैं, टैक्स को हम लोग पे करते हैं। सबसे पहला जो टैक्स स्लैब में हमारा जो सबसे पहला जो दिया गया था वो है जीरो रेटेड टैक्स। क्या था, जीरो रेटेड टैक्स। तो जीरो रेटेड टैक्स हमारा क्या था, जिसमें 0% यानी जिसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी जब स्टार्टिंग में। ये जो अभी मैं टैक्स स्लैब आपको बताने के लिए जा रहा हूं ये अभी करंट का नहीं है। ये जो टैक्स स्लैब था जिसमें यानी 1 जुलाई 2017 में जब हमारा लागू किया गया था, तो उस समय का टैक्स स्लैब ऐसा था। अभी तो बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं। जैसे क्या चेंजेस हो गए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या था, जीरो रेटेड टैक्स स्लैब यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कौन कौन चीज में, गुड्स जैसे एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, साल्ट, अर्थन पॉट्स etc। यानी कि जो भोजन जो हमारा होता था जैसे दाल, चावल, गेहूं, इन सभी चीजों पर कभी क्या था, टैक्स इस समय नहीं लगाया गया था। साथ ही साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स यानी कि मिट्टी जो कुम्हार जो बनाते हैं ना, कुम्हार लोग जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, इन सारी चीजों पे टैक्स नहीं लगाया गया था। लेकिन अभी तो हमारे दूध पे भी टैक्स आ गया है, फूड ग्रेन्स पे भी टैक्स आ गया, वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल पे शायद नहीं आया हुआ है, अभी तक नहीं आया हुआ है ग्रीन वेजिटेबल पे, और सॉल्ट वगैरह इन सारी चीजों पे जो एसेंशियल कमोडिटीज भी है इसमें भी हमारे टैक्स आ चुके हैं। लेकिन ये उस अभी का नहीं है, अपने को अभी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को क्या है, सम सॉल्व करना है, अपने को बोर्ड में पास होकर मार्क्स स्कोर करना है। तो हम उसी समय के टैक्स स्लैब को स्टडी करते हुए हम लोग स्टडी करके और उसी से रिलेटेड हम लोग स्लैब क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी टैक्स स्लैब क्या है उससे हमको लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आंसर जो होगा हमारा रॉन्ग आएगा, और अगर आंसर रॉन्ग आएगा तो हमें मार्क्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। बिकॉज वी आर स्टडीइंग ओनली, एक हमारा मिशन होता है ओनली फॉर स्कोरिंग द मार्क्स, और मार्क्स स्कोर करने के लिए तो वही करना पड़ेगा, वही सीखना पड़ेगा जो हमें बुक्स में सिखाया जा रहा है, क्योंकि बुक्स से ही क्वेश्चन मिलेगा और बुक्स का ही आंसर को हमें फॉलो करना है। तो टैक्स स्लैब अभी जो बुक्स में दिया हुआ है, तो पहले क्या था, फर्स्ट नंबर स्लैब में क्या था, जीरो रेटेड था, जिसमें गुड्स जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज था उसमें हमें नहीं देना पड़ रहा था। साथ ही साथ सर्विसेज भी कुछ थी।
क्या सर्विसेज था? जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी जो होता था, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं कहीं पे जाके क्या किया कि वो बैग को ये कर रहा है, बेच रहा है, तो बैग को दान कर रहा है, कहीं कुछ बुक्स को दे रहा है, कहीं किसी को नोटबुक दे रहा है, कहीं किसी को स्टडी करने के लिए यूनिफॉर्म को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे सामान को, जैसे बैग को वो डोनेट कर रहा है, तो बैग डोनेट करने के लिए बैग को उसको खरीदना पड़ेगा ना, तो जहां से वो खरीदेगा उसको जीएसटी देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जो उसका रेट है उसी से वो खरीद परचेज करेगा और उसी रेट पे वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये होता था चैरिटेबल एक्टिविटीज में। और आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी किसी प्रकार के जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। यूज ऑफ रोड, ब्रिज, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर में भी देने की भी जरूरत नहीं थी। हेल्थ और एजुकेशन में भी, यानी कि जो स्कूल्स कॉलेजेस जो एजुकेशन होते हैं उन सभी में भी टैक्स देने की जरूरत पहले नहीं थी, लेकिन अभी इन सब पे भी टैक्स आ चुके हैं। तो अभी का जो टैक्स स्लैब है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमें क्या था, पुराने समय का टैक्स स्लैब से लेना देना था। लेकिन जीरो रेटेड के बाद अगला जो टैक्स स्लैब था वो हमारे पास क्या था, अगला जो टैक्स स्लैब था वो था लो रेटेड। जीरो रेटेड के बाद क्या था, लो रेटेड। और लो रेटेड टैक्स स्लैब कितना का था, वो 5% का था। यहां लिखने में समय बहुत ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली बता देता हूं, आपके पेज नंबर 84 में दिया हुआ है टैक्स स्लैब, आप देख सकते हो। आपका ही मैथ्स का टेक्स्ट बुक है, मैथ्स 1 का, तो उसमें आपको पेज नंबर 84 में ये टैक्स स्लैब आपके पास में दिया हुआ है। मैं यहीं से आपको बता देता हूं पढ़ के क्या है कि सेकंड जो स्लैब था वो था लो रेटेड, और इसमें कितना था, 5% का टैक्स लग रहा था, जीएसटी लग रहा था। कितना लग रहा था, ओनली 5% का जीएसटी लग रहा था। गुड्स से उसमें कौन से सामान को खरीदने पर लग रहा था कि अगर आप कॉमनली यूज्ड आइटम्स जो हम जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ऑयल हो गया, हनी है, फ्रोजन वेजिटेबल्स मतलब जो हमारा जो पैकेज आता है ना, जिसको जमा कर फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ जो वेजिटेबल्स आते थे पहले, वो जो फ्रोजन वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है, स्वीट्स है, इन सारी चीजों पर 5% का टैक्स स्लैब में लगाया गया था टैक्स। इसी प्रकार से जो कुछ सर्विसेज है, जैसे रेलवे सर्विसेज हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट जो कि इकोनॉमी क्लास के लिए, बिजनेस क्लास के लिए नहीं, इकोनॉमी क्लास के लिए, होटल प्रोवाइडिंग फूड एंड ब्यूरेज मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग जो पीते हैं, इन सारी चीजों पे कितना लगाया गया था, 5% का टैक्स लगाया गया था, क्योंकि इनको लो रेटेड टैक्स के अंदर में रखा गया था। अगर आप इन सारी सुविधाओं में से कोई भी सुविधा अगर आप लेते तो आपको कितना देना पड़ता, 5% का टैक्स देना पड़ता। ये 1 नंबर था, ये सेकंड नंबर स्लैब में था। और थर्ड नंबर स्लैब जो था वो था अपना स्टैंडर्ड रेटेड 1 स्लैब, स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 1 स्लैब, स्टैंडर्ड रेटेड का स्लैब 1। और इसमें हमको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा था, इसमें पे करना पड़ रहा था 12% का। इसमें हमको जीएसटी कितना देना पड़ रहा है, 12% का जीएसटी देना पड़ रहा है। इसमें कौन कौन से गुड्स हमको मिलते थे, जैसे कंज्यूमर गुड्स फॉर बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉसेज, पिकल्स, मोबाइल फोन्स, etc, ये सारी चीजों को, इन सारे गुड्स को अगर आप खरीदते हैं तो आपको 12% का क्या करना पड़ता था, जीएसटी पे करना पड़ता है। और अगर सर्विसेज जैसे प्रिंटिंग जॉब मतलब जैसे कोई फ्लेक्स प्रिंट करवा रहा है, या फिर कोई आप क्या बोलते हैं फ्लेक्स प्रिंट करवा रहा है, या फिर कोई बुक प्रिंट करवा रहा है, इन सारी चीजों में, या बैनर प्रिंट करवा रहा है, तो उसमें आपको 12% का क्या देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था। इसी के अलावा और अगर हम आगे बढ़े तो सर्विसेज जैसे कि प्रिंटिंग वर्क, गेस्ट हाउस सर्विसेज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, यानी गेस्ट हाउस सर्विसेज जो है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, उसमें भी हमें 12% देने का जरूरत पड़ रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद जो चौथा स्लैब था अपने पास में, फोर्थ स्लैब था कि स्टैंडर्ड रेटेड 2 स्लैब। फोर्थ नंबर में क्या था, स्टैंडर्ड रेटेड, लेकिन स्लैब कितना था, ये स्लैब नंबर 2, स्लैब नंबर 2 था। और इसमें हमको कितना देना पड़ रहा था, इसमें देना पड़ रहा था 18%। और 18% क्या, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, इसमें मैक्सिमम जो सर्विसेज और गुड्स था वो इंक्लूडेड था। जैसे एग्जांपल के लिए गुड्स, जैसे मार्बल आप देखते हो ना, घर में बहुत से लोग मार्बल लगाते हैं, उन मार्बल्स के ऊपर, ग्रेनाइट के ऊपर, परफ्यूम्स के ऊपर, मेटल आइटम्स, फिर कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, इन सभी के ऊपर 18% का जीएसटी लगाया गया था।
अभी ये जीएसटी शायद कुछ में कम हुआ है, कुछ में अधिक और भी अधिक हुआ है, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में जब आया था उस समय इतना का हमको जीएसटी देना पड़ रहा था। अगला है सर्विसेज में, इसमें कुरियर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, बुकर सर्विसेज इन शेयर ट्रेडिंग, इन सभी में ब्रोकर, शेयर ट्रेडिंग में ब्रोकरेज जो होता था उसमें भी हमको कितना देना पड़ रहा था, 18% ब्रोकरेज देना पड़ रहा था शेयर मार्केटिंग में, शेयर परचेज और सेलिंग करने के लिए। उसके बाद पांचवा और सबसे आखिरी था हाई रेटेड, पांचवा और आखिरी, ये 5 प्रकार का टैक्स हमने को देना पड़ रहा है जीएसटी के अंदर। जब जीएसटी फर्स्ट टाइम आई थी, पहला क्या था, पहला था लो रेटेड, जीरो रेटेड, दूसरा था लो रेटेड, तीसरा था स्टैंडर्ड रेटेड 1 स्लैब, स्टैंडर्ड रेटेड 2 स्लैब, और पांचवा और सबसे लास्ट है हाई रेटेड, हाईली रेटेड। और ये सबसे ज्यादा था, कितना था, 28% का जीएसटी इसमें देना पड़ता है। और इसमें कौन सा, भाई जीएसटी सबसे ज्यादा देना, 28% जीएसटी दे रहा, मतलब आइटम्स भी कुछ अच्छे होंगे, बड़े बड़े होंगे, जैसे इसमें बोला है लग्जरियस आइटम, जो लग्जरी कार्स वगैरह देख लो, इन सभी तो में कितना 28%। फिर मोटरसाइकिल, फिर स्पेयर पार्ट्स, मोटरसाइकिल एंड स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरिएटेड वाटर, इन सभी में कितना देना पड़ रहा है हमको टैक्स स्लैब, 28% का टैक्स स्लैब इस पे रखा गया था। साथ में सर्विसेज का 5 स्टार होटल एकोमोडेशन, एजम्पशन, पार्क्स, वाटर पार्क्स, थीम पार्क, कैसीनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीजों में एयर ट्रांसपोर्ट कौन, बिजनेस क्लास, नॉट इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमारा कितना था, अगर एयर ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी क्लास का बोले तो उसका 5% ही था। इकोनॉमी क्लास वो होता है जहाँ पे कोई भी लोग जा सकता है, बिजनेस क्लास में बहुत लग्जरियस सर्विसेज होती है, तो वहां पे बहुत भाई उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप मुंबई से अगर आपको दिल्ली जाना है, तो अगर आप बिजनेस क्लास में जाओगे, तो एक सीट टिकट का में भी आपको 40,000 50,000 देना पड़ जाए, या फिर 20,000 25,000 देना पड़ जाए। लेकिन वही अगर मुंबई से आपको दिल्ली जाना है, अगर इकोनॉमी क्लास में आप जाओगे तो मैक्सिमम आपका 7,000 8,000 में आप चले जाओगे। तो दोनों का देखो टिकट्स में कितना ये है, डिफरेंट है। जब टिकट में इतना डिफरेंट है तो टैक्स में भी डिफरेंट होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा, है कि नहीं। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा टैक्स स्लैब के बारे में पढ़ा, और जीएसटी के बारे में पढ़ा, टैक्स जीएसटी नंबर के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके ऊपर 4.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आपको मेरा आज का ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट्स हमारे इस चैनल के लिए संजीवनी की तरह काम करता है। और इसी प्रकार से आप हमें बार बार कमेंट करके, हमें सब्सक्राइब करके और हमारे इस चैनल को देख के आप हमें प्रोत्साहित करते रहिए। हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।